तो सोनू साहब ये बताएं कि आपको पहले तो ये इस मौके पे ये ख्याल क्यों आया बांग्लादेश जाने का? आपने वहां जाके पहली तब्दीली क्या उस सरजमीन पर पांव रखने के बाद क्या देखी? बांग्लादेश के इस हुकूमत से पहले कुछ हालात ऐसे थे गवर्नमेंट लेवल पे कि हमें वेलकम नहीं किया जाता था, पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता था। अब जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए और इत्तफाक ऐसा है कि 8 दिन के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल गया और 10वें दिन में रवाना हो गया। महसूरीन ज़ाहिर है तीसरी नस्ल इसमें चल रही है, बिल्कुल, और शायद बहुत सारे लोग वो होंगे जो कैंप छोड़ के जा चुके हैं। अब ये जो तीसरी नस्ल है या जो पहले से मौजूद हैं, यानी उनके और इनके जज्बात में आपको क्या फर्क नजर आया? 180 डिग्री का फेरा है। अच्छा जी, पुराने लोगों ने ऑप्ट किया था कि हम बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान जाएंगे, तो उस वक्त फिर रेड क्रॉस से उनको बांग्लादेश ज़ाहिर एक हुकूमत को आप तस्लीम नहीं कर रहे, मुल्क को नहीं कर रहे, तो उन्होंने उनको निकाल के बाहर कैंपों में मुंतकिल कर दिया। पिछली नस्ल तो ज़ाहिर है कि 3 नस्लें या 2 नस्लें जो है वो अनपढ़ रह गई। अब जो मौजूदा नस्ल है उसके बच्चे आपने कुछ देखा कि आला तालीमी इदारों में गए हों? जी जी बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, बहुत सारे बच्चे, स्पेशली बच्चियाँ। अच्छा, हाँ, बच्चियों की तादाद खासी है। कि नई करवट लेता हुआ बांग्लादेश जो है वो आपको कैसा लगा, और उन लोगों के पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात थे? बांग्लादेशी अवाम है वो तो पाकिस्तानियों को सराखों पे बिठाते हैं। किसी ने पाकिस्तान से मुतल्लिक, करेंसी से मुतल्लिक, हमारे मुतल्लिक सब ने बेहतरीन बात की। पॉलिटिकल यानी उनकी जगह पार्टी पोजीशन की बात करें तो आगे इलेक्शन भी ज़ाहिर है कि होंगे जी, तो किस जमात की क्या पोजीशन है इस वक्त? उसमें ये मैंने देखा है कि खालिदा ज़िया की जो पार्टी है वो पहले नंबर पर, मेरे एक तज्ज़िये के मुताबिक पहले नंबर पर आएगी। जमात इस्लामी आएगी तो दूसरे नंबर पर आ सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मत डिजिटल में खुशामदीद। बांग्लादेश जो कभी मशरक़ी पाकिस्तान था, यानी हमारा दायां बाजू था, वो अब बांग्लादेश का नाम इख्तियार कर चुका है पिछले 54 बरस से। मगर वही बांग्लादेश जो पिछले कई बरसों से दुश्मनों की साजिश की वजह से हमारे साथ मुखासमत की फ़ज़ा में रहा, अब एक नई करवट ले रहा है, नई अंगड़ाई ले रहा है, और वो नई करवट पाकिस्तान के हक़ में जा रही है। मजमूई तौर पर दो कौमी नज़रिया, जिसे किसी ज़माने में इंदिरा गांधी ने कहा था कि उसे खलीज बंगाल में दफन कर दिया गया है, उसका हम अहया होते देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शबीर सुमरो साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, और हमें ये एजाज़ हासिल है उम्मत ग्रुप को कि ये उसका हिस्सा रहे हैं तवील अरसे तक, और वो भी अपनी शनाख्त उम्मत के हवाले से, इब्तदाई दिनों के हवाले से कराने में फ़ख्र समझते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद हैं और हालिया दिनों में वो बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं, मेरा ख्याल है कोई 2 हफ्ते का। जी, तो इस दौरान उन्होंने क्या देखा? अच्छा, इस दौरे की बड़ी धूम है मीडिया पे, और सही। मैं चूंकि कराची हम आए हुए थे तो हमने कहा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और सुमरो साहब से बात की जाए। जज़ाक जज़ाक। तो सुमरो साहब ये बताएं कि आपको पहले तो ये इस मौके पे ये ख्याल क्यों आया बांग्लादेश जाने का, और यानी तहर्रुक कैसे पैदा हुआ, जी 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 जी। और दूसरी बात ये है कि आपने वहां जाके पहली तब्दीली क्या उस सरजमीन पर पांव रखने के बाद क्या देखी? माशाल्लाह। बांग्लादेश जाने के लिए मेरे दोस्त हैं डॉक्टर फैयाज़ आलम, दुआ फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत शानदार इंसान हैं। मेरी जिन किताबों का आपने हवाला दिया ये भी उन्होंने मुरतब करके शाया करवाई और फ्री में तकसीम की। ऐसे इंसान हैं, तो उनको बस खिदमत खल्क करने का बहाना चाहिए होता बड़ी है। दो शख्सियत है, और फिर बहुत उनका बहुत एग्रीकल्चर पे भी बहुत बड़ा बहुत काम है, बड़ा ऑलिव काम है। ऑयल सिंध पे। के एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा काम है, ओलिव पर बहुत बड़ा काम उनका पूरे पाकिस्तान में। किताब भी हमने दोनों ने मिलकर बनाई ओलिव पे। तो वो कई साल से मुझे कह रहे थे कि शबीर भाई आप जो है बांग्लादेश का दौरा कीजिए, बिहारियों का कैंप्स वगैरह विज़िट कीजिए, उनको देखिए कि वो किस हाल में ज़िंदा हैं। लेकिन बांग्लादेश के इस हुकूमत से पहले कुछ हालात ऐसे थे गवर्नमेंट लेवल पे कि हमें वेलकम नहीं किया जाता था, पाकिस्तानी को वीज़ा नहीं मिलता था। अब जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो डॉक्टर फैयाज़ ने फिर कहा कि शबीर भाई अब मौका है, तो मैंने अप्लाई किया वीज़ा के लिए और इत्तफाक ऐसा है कि 8 दिन के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल गया और 10वें दिन में रवाना हो गया। तो वहाँ पहुँचा हूँ, ज़ाहिर है नया आदमी, नया मुल्क, नए लोग, मेरे लिए कम से कम, तो मुझे बड़े खदशात थे। और फिर एक बैकग्राउंड भी था कि वो बैकग्राउंड, हाँ अब के ठहरे अजनबी, कितनी हाँ 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 हम के हाँ, ठहरे अजनबी, हम के ठहरे अजनबी कितनी मदारातों के बाद। बात। तो मैं वहाँ जाते हुए काफ़ी खदशात का शिकार था, लेकिन बहुत खुशगवार हैरत उस वक्त हुई जब मैं उतरा हूँ वहाँ पे।
तो जिस तरह वहाँ ओबेट हेल्पर्स वाले वहाँ मेज़बान थे मेरे, उन्होंने ही घुमाया अनवार भाई के तवज्जुह से। यानी अनवार एफएचजीओ है जो जी मैसूरीन पर काम कर रही बहुत है। बड़ा काम कर रही है। ओबेट हेल्पर्स अमेरिका में है, अनवार भाई होते हैं हमारे, वो उनकी बांग्लादेश में ओबेट हेल्पर्स काम करती है मैसूरीन से ठीक मुतल्लिक। है। ख़ास तौर पर मैसूरीन के बच्चों की तालीम, सेहत और सैनिटेशन और वाटर प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है। और उनकी मैसूरीन की जो बच्चियां और बच्चे बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं, उनको पहुंचाने में भी ओबेट हेल्पर्स का बड़ा ताउन है। और काफ़ी सारे गरीब लोगों को वहाँ पे मैसूरीन को कैंपों में वो माली तौर पर भी सपोर्ट करते ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो वो मेरे वहाँ मेज़बान थे। उनके दो नौजवान ढाका एयरपोर्ट पर मेरा इस्तकबाल किया, महफूज आलम और नूर हुसैन। ठीक है। तो उन्होंने इस तरह मुझे ट्रीट किया और बुलाया और मिले, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में ही हूँ। जैसे घर का एक बुज़ुर्ग होता है, आ जाता है काफ़ी दिन बाद, तो वो मुझे ले गए, होटल ले गए, अपने दफ्तर ले गए। क्योंकि वो टीम अनवार भाई और डॉक्टर फयाज़ आलम के भांजे हैं, डॉक्टर शाहिद मंसूर अमेरिका से आए हुए थे, वो भी इसी इवेंट के लिए मेरे साथ मिलने के लिए, चलने के लिए। वो लोग चिटागोंग जा चुके थे, तो दूसरी सुबह चिटागोंग की फ़्लाइट थी मेरी, वहाँ वहाँ पहुँचा, उनसे मिला। उसके बाद हमने दौरे यानी शुरू पहले किए। ज़ाहिर आप ढाका पहुंचे, ढाका के उसके बाद बाद हम सुबह चिटागोंग। सवेरे चिटागोंग ठीक है। चला गया फ्लाइट से, 1 घंटे की फ़्लाइट थी, वहाँ पहुँचकर फिर उनको ज्वाइन किया मैंने। तो वो कॉक्सेस बाज़ार एक शहर है बहुत बड़ा, वहाँ ले गए बाय कार, और वहाँ पर कॉक्सेस बाज़ार में रोहिंग्या कैंप पहले हमने देखा, ठीक है। जिस पर वहाँ पर रोहिंग्या कैंप भी इन्होंने ओबेट वालों ने वहाँ पे सेटल किया है और उनके लिए हेल्थ वगैरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि पिछले दिनों उनकी हेल्थ फैसिलिटी नज़र आतिश हो गई है, तो वो दोबारा उसको कर रहे हैं। तो रोहिंग्या कैंप देखने के बाद फिर हम वापस आए ढाका, अच्छा। और उसके बाद हमने जिस दिन हम ढाका पहुँचे कि आज हम कैंपों का विज़िट करेंगे, बदकिस्मत से वहाँ एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया। जो बहुत बड़ा कैंप सबसे बिहारियों का है ढाका में, वो है जिनेवा कैंप। अच्छा। हाँ, तो जिनेवा कैंप में कुछ समाज दुश्मन अनासिर ग्रोहों के माबेन कोई तसादुम हुआ उस दिन। उस तसादुम में 8 बंदे मारे गए उस दिन पहले। तो मेरे मेज़बानों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि भाई वहाँ तो नहीं ले जा सकते आपको, वहाँ सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और मैं जितने दिन था रोज़ाना अखबार देखता था, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ हो रहा था। तो जिनेवा कैंप हम नहीं गए, अलबत्ता ढाका के दूसरे कैंप्स का हमने दौरा किया। चिटागोंग कैंप्स देखे, खुलना के कैंप्स देखे, रंगपुर के कैंप्स देखे, सैदपुर के कैंप्स देखे। तो इस तरह मैंने कोई 7-8 शहरों में कैंप देखे, और न सिर्फ कैंप देखे बल्कि वहाँ कैंपों के अंदर जो मैसूरीन रहते हैं उनके साथ बैठकर उनके कमरों में मुलाकातें की, उनके इंटरव्यूज़ वीडियो रिकॉर्ड की, उनकी उनकी गुफ्तगू को पूरा सुना, उनसे सवालात किए, उनके बड़ों से मुतल्लिक उनसे मालूमात ली, क्योंकि अब तो बहुत कम रह गए। तो जो जो बुज़ुर्ग वहाँ ज़िंदा हयात मिले मुझे, उनसे भी गुफ्तगू की, बच्चों से भी की, बच्चियों से भी अच्छा, की। मैसूरीन की ज़ाहिर है तीसरी नस्ल तीसरी इस वक्त बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल और शायद बहुत सारे लोग वो होंगे जो कैंप छोड़ के जा चुके हैं, जा ये चुके। जो बाकायदा और जी बांग्लादेश गवर्नमेंट का यानी जी उस फैसिलिटी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, जी हाँ तो यानी बांग्लादेशी बन गए अमली तौर पर। बिल्कुल। तो अब ये जो तीसरी नस्ल है या जो पहले से मौजूद हैं, यानी उनके और इनके जज्बात में आपको क्या फ़र्क नज़र आया पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल ख़ास तौर पर? 180 डिग्री का फेरा है। अच्छा। जी, पुराने लोगों ने ऑप्ट किया था कि हम बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान जाएंगे। हम्म। तो उस वक्त फिर रेड क्रॉस से उनको, बांग्लादेश ज़ाहिर है एक हुकूमत को आप तस्लीम नहीं कर रहे, हम्म। मुल्क को नहीं कर रहे, हम्म। तो उन्होंने उनको निकाल के बाहर कैंपों में मुंतकिल कर दिया। रेड क्रॉस ने खेमे बनाए उस ज़माने में, फिर वो खेमे मुख्तलिफ NGOs के मातहत पक्के कमरे बन गए, 8x8 का कमरा एक, यूं कतार में किलोमीटर तक चले गए, आगे भी पीछे भी इस तरह कैंप बन गए। तो ये सिलसिला 2008 तक चलता रहा कि उनके बच्चों को, मैसूरीन के बच्चों को, ना तालीम की फैसिलिटी थी, ना सरकारी मुलाजमत की फैसिलिटी थी, ना ही कैंप से बाहर वो कोई जायदाद दुकान खरीद सकते थे। अच्छा। 2004 में फिर कैंप ही के कुछ नौजवानों ने हाई कोर्ट में गए कि भाई हमारी तो दूसरी नस्ल यहाँ पैदा हो चुकी है, हम जवान हो चुके हैं, यहीं पढ़े हैं, और हम तो बंगला बोलते हैं, उर्दू तो नहीं बोलते, हम हमारी तो बंगाली ज़बान हो चुकी है, तो हमें क्यों नहीं आप बांग्लादेशी शहरी तस्लीम करते हैं? ठीक है। पाकिस्तान तो नहीं ले रहा और हम जाना भी नहीं चाह रहे अब। इस पटिशन पे बांग्लादेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है, ये बांग्लादेशी शहरी, इनको तमाम सहूलियात दी जाएं। ये फैसला आया 2008 में, 4 साल यानी तक 4 साल। ठीक है। केस चला। 2008 के बाद इनको तमाम सहूलतें मिल गई
उसके बाद इन लोगों ने पढ़ना भी शुरू किया, लेकिन उससे पहले 2008 तक 2 नस्लें अनपढ़ रह गई। और वो इस इंतजार में चली गई कि हमें वहां से 48 साल अपने तक पुराने तकरीबन। वतन से कॉल हाँ, आएगी और हम जाएंगे। तो 48 साल तक 2 नस्लें जो पैदा हुई वो अनपढ़ भी रह गई और छोटे छोटे कामों में उनको रखा गया। कोई नाई की दुकान, किसी दुकान पर काम, कोई फेरी कर रहा है, कोई कुछ कर, इस तरह से छोटे छोटे काम। तो 2008 के बाद जब ये आया, एक तरह से इनकलाब ही आया उनकी ज़िंदगी में, तो उन्होंने फिर मूव करना शुरू किया, पढ़ाई भी शुरू कर दी, सरकारी मुलाजमतें भी इख्तियार कर लीं और भी काम शुरू कर दिए। जिनेवा तक पहुंच गए वो लोग, जिनेवा, अक़वाम मुत्तहिदा। अच्छा, ये जनेवा कैंप उसी हवाले से है? उसी हवाले से, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ने सपोर्ट किया था इसको, ठीक तो है। इसका पहले कैंप का नाम जिनेवा कैंप रखा गया। तो ये लोग सारे बहुत बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अब जितने लोगों से मेरी बात हुई, तो नौजवान नस्लों ने तो यही कहा कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे, हम क्यों जाएं, यही हमारा मुल्क है। हम ज़बान की बुनियाद पर यह सिलसिला शुरू हुआ था, तो ज़बान तो अब हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बंगाली बोल रहे हैं, अब तो हम उर्दू नहीं बोल रहे। आप आए हैं तो आपके साथ उर्दू बोल रहे हैं, या आपस में कोई ऐसा उर्दू स्पीकिंग दोस्त मिलता है तो हम उर्दू बोलते हैं, अदरवाइज हम तो घर में भी बंगला बोल रहे हैं। और हमारे यहाँ इंटर मैरिजेस कॉमन हो चुकी हैं। अच्छा। बंगालियों से हम बच्चियां ले रहे हैं, बंगालियों को बच्चियां दे रहे हैं। चिटागोंग में जो ओबेड हेल्पर्स के इंचार्ज हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मेरा ख्याल है, सुहेल अख्तर साहब, अच्छा, उन्होंने अपनी बहू से मिलवाया, वो बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। इसी तरह कई कैंपों में बच्चियां मिली जो बंगाली थी, और इसी तरह उन्होंने बताया कि हमारी अपनी बच्चियां बिहारियों की बंगालियों में भी आई। इंटर मैरिजेस हमारे यहाँ आम हो चुके हैं, ज़बान हम बंगला ही बोल रहे हैं। ठीक है। तो कहते हमारे वालिदैन ने या दादा ने, नाना ने ऑप्ट किया था, लेकिन उनको भी जाना नसीब नहीं हुआ। कई ऐसी फैमिलीज़ मिली जिन्होंने कहा कि हमारे चाचा या हमारे अब्बा चले गए थे पाकिस्तान, कि हम वहाँ जाके हालात देखते हैं, उसके बाद आपको बुला लेंगे। 1-2 साल तक तो वहाँ पाकिस्तान से हमें ख़त आते रहे उनके, उसके बाद वो मफकूदुल खबर हो गए। आज तक हमें नहीं पता कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। हम यहाँ रह गए, वो वहाँ रह गए। कई डिवाइडेड फैमिलीज़ ने अपने मुझे नंबर दिए कि औरंगी में, हिजरत कॉलोनी में हमारे फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदार हैं, उनसे भी आप मिलिए। तो इस तरह फैमिलीज़ डिवाइड भी हो गई और वहाँ भी रह गई। तो वहाँ जो रह रही हैं फैमिलीज़, अब उनका एक मसला है। उनका मसला ये है कि ज़ियाउल हक के ज़माने में एक फ़ंड रखा गया था OIC के ताउन से कि मैसूरीन को पाकिस्तान लाने के लिए ये फ़ंड इस्तेमाल होगा। वो नहीं हो पाया, तो वो फंड पड़े पड़े आपके बैंकों में अब अरबों रुपए हो चुका है, उस ज़माने में करोड़ों थे। उस फंड का वो कह रहे हैं ये इस्तेमाल किया जाए हमारे लिए कि हमें कैंपों से निकालकर शहरों में बसाया जाए। इसमें कोई रुकावट भी नहीं है हुकूमत अच्छा, की इनकी तादाद कितनी होगी तकरीबन इस वक्त? सर जो आप कह कैंपों रहे हैं में, कि कम होते होते। हाँ, कैंपों में इस वक्त 2,60,000 बताए जाते हैं। अच्छा। और कैंपों से बाहर, जो कैंपों से बाहर कुछ गए हैं और कुछ पहले से कैंपों से बाहर थे, वो 5.5 लाख हैं। अच्छा जी, ये उनको कहते हैं, अपने आप को कहते हैं उर्दू स्पीकिंग बांग्लादेशी। वो खुद को अब बिहारी नहीं कहलाते, उर्दू स्पीकिंग बांग्लादेशी कहलाते हैं वो खुद को। तो 5.5 लाख बाहर हैं, जिनमें माशाल्लाह अरबपति लोग भी हैं। अच्छा जी, अमेरिका में भी सेटल हैं काफ़ी सारे जो अरबपति हैं, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े कारोबार। उन लोगों को अपने लोगों के लिए सोचना चाहिए, और कर भी रहे, काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, मैसूरीन के जो बच्चे हैं, आपने कहा कि पिछली नस्ल तो ज़ाहिर है कि 3 नस्लें या 2 नस्लें जो है वो अनपढ़ रह गई। अब जो मौजूदा नस्ल है उसके बच्चे आपने कुछ देखा कि आला तालीमी इदारों में गए हों? वो जी जी बिल्कुल गए हैं, बिल्कुल गए हैं, बहुत सारे बच्चे, स्पेशली बच्चियाँ। अच्छा, हाँ, बच्चियों की तादाद खासी है। ओबेट हेल्पर्स वालों ने मुझे बताया कि ढाका यूनिवर्सिटी में, वेमन यूनिवर्सिटी में, यहाँ से 12 बच्चियाँ हमने भेजवाई हैं। अच्छा, हाँ, जो आला तालीम हासिल कर रही हैं, और उनके तकरीबन $6,000 सालाना एक एक बच्ची का खर्चा होता है, जो ओबेट हेल्पर्स बर्दाश्त करते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे बच्चियाँ जो कैंप में थे वो पढ़कर डॉक्टर्स बन चुके हैं। सैदपुर के ओबेट हेल्पर के ज़िम्मेदार हैं अरशद इकबाल भाई। अच्छा, हाँ, IT वगैरह भी देख, उनकी बच्ची है सादिया अरशद, वो डॉक्टर हो रही है। सैदपुर ही की जो ओबेट हेल्पर्स का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है,
उसके जो डॉक्टर हैं MBBS डॉक्टर अबुल कासिम, वो भी कैंप से हैं। कैंप से निकल कर उन्होंने ओबेड हेल्पर्स की ताउन से MBBS कर लिया, अब फुल डॉक्टर हैं, खिदमत कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी की। इस तरह बहुत सारे लोग। अच्छा, ये तो हो गए सुनो साहब, आप कह सकते हैं कि साबिक पाकिस्तानी या जी मैथूरीन जी जिनकी हमने बात जी, की, ज़ाहिर है कि उनके गिले शिकवे भी हैं और बहुत जायज़ हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है जो उनके साथ सलूक हुआ या वो इंतज़ार की सूली पे वो लटके रहे इतना अरसा। सर। अब हम बाहर निकलते हैं, आप बांग्लादेश में जाते हैं और उस बांग्लादेश जो नई, जो हमने इब्तिदा में बात की कि नई करवट लेता हुआ बांग्लादेश जो है, बिल्कुल वो आपको कैसा लगा और उन लोगों के पाकिस्तान के हवाले से क्या तासुरात थे? सर, जो बांग्लादेशी अवाम है हम्म। वो तो पाकिस्तानियों को सराखों पे बिठाते हैं। छोटी छोटी मिसालें हैं, मैं देता हूँ आपको। हम्म। जैसे मैंने आखिरी दिनों में एक बच्ची थी ओबेड हेल्पर्स की, फराह अख्तर, उससे कहा कि मुझे लेडीज़ के कुछ कपड़े लेने हैं घर वालों के लिए। उन्होंने कहा सर चलें आप मेरे साथ। चिटागोंग में मार्केट ले गई वो मुझे, एक दुकान पे हमने कुछ कपड़े ख़रीदे लेडीज़ के, उसके मार्फत मैंने लिए, क्योंकि वो बंगला बोल रही थी उनके साथ। उन्होंने, मैंने कहा कि थोड़ा कम करा दो, हम्म। तो उन्होंने कम कराया। तो ये सेल्समैन एक जगह आके अटक गया कि बस इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ये पाकिस्तान से हमारे मेहमान आए, बंगाली में बोल रहे, और ये वहाँ कपड़े ले जाएंगे, आप थोड़ा और कम। तो वो जो दुकानदार था, मालिक था, वो उठ के आ गया। हम्म। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से आए, बंगाली बोल रहा था वो भी। हम्म। जी जी, ये पाकिस्तान से आए, हमारे मेहमान हैं और ये ले जाएंगे कपड़े कराची। तो उसने सेल्समैन से कहा कितना, उसने कहा 26 हुआ था हज़ार, मैंने 22 कर दिया, ये खातून और कम कराना चाहिए। उसने वो पर्चा लिया और 26,000 को काट के 16,000 कर दिया। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक बंगाली आदमी पाकिस्तानी का नाम सुनकर 10,000 कम कर देता है फ़ौरन। और ऑलमोस्ट कीमत खरीद भी उसने दिया होगा, या हो सकता है ज़ाहिर है, साथ भी मुझे किया यही हो। लगा, हाँ। मुझे। तो उसने कहा कि बस ये इतना हो सकता है, आप अगर चाहें तो मेरी तरफ से रख लें। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आपने जो किया ये बहुत है हमारे लिए। इसी तरह एक होटल पे मेज़बान लड़के के साथ में खाना खा रहा था चिड़गांव में। हम्म। तो वहाँ होटल, हम उर्दू में बात कर रहे थे ना, तो होटल का जो काउंटर पे बंदा था, एजेड बंदा था, वो आया, कहता आप उर्दू में बोल रहे हैं? कहते हाँ, ये मेहमान पाकिस्तान से आए। अच्छा अच्छा, बड़े अच्छे हैं, मैं आपके लिए और कुछ लाऊं, डिशेस वगैरह आप बोलें स्पेशली। मैंने उससे कहा कि यार बात ये है कि दाल हमारे यहाँ होती है गाढ़ी, आपके यहाँ ये पानी है बिल्कुल। तो मुझे दाल जो है, कहता कि आप तो इसी होटल में ठहरे। मैंने कहा ठहरा हुआ। कहता कल से आपको बेहतरीन दाल मिलेगी उसी तरह पाकिस्तानी स्टाइल की। जब हम उठ के काउंटर पे, वो बंदा पेमेंट करने आया मेरा मेज़बान, तो पैसे नहीं ले रहा था वो। नहीं नहीं, पाकिस्तानी मेहमान है, इधर होटल में ठहरे हुए हमारे यहाँ कमरे में, जितने दिन ये रहेंगे हम मेज़बान हैं। ज़बरदस्ती खैर दिए उन्होंने पैसे। ये सिलसिला था। एक बैतुल मुकर्रम मस्जिद जो है बड़ी मशहूर ढाका की, वो मैं देखने गया। तो वो उस वक्त नमाज का टाइम नहीं था, सुबह के 10-11 बज रहे थे, तो बंद थी, लॉक था वो, गिर्ल। अच्छा। और 2 गार्ड अंदर खड़े हुए थे यूनिफॉर्म में। तो वहाँ कुछ मौलवी टाइप लड़के भी खड़े थे, वो भी अंदर जाना चाह रहे थे। वो कहते नहीं, नमाज से आधा घंटा पहले खुलेगी, फिर आप आइएगा। तो मेरे मेज़बान ने, नूर हुसैन ने, लड़के ने, वो बैठ के उनसे कहा कि यार ये पाकिस्तान से आए हमारे सर, और रात को इनकी वापसी है, तो मेहरबानी करें कुछ। उसने कहा पाकिस्तान से आए? कहते ठीक। एक गार्ड फ़ौरन वहाँ गया, पहले बंगाली में उन्होंने आपस में थोड़ा मकालमा किया, एक गार्ड बढ़ा और चाबी से ताला खोल के मुझे और मेरे मेज़बान को अंदर करके, फिर उन्होंने मौलवियों में, नहीं आप लोग नहीं, अभी नहीं, हम। कहते ये सारा आप देख लें, जितना टाइम चाहे यार, नमाज पढ़े, नफिल पढ़। जबरदस्त। तो ये अब गार्ड की आप अंदाजा करें, इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो ज़ाहिर है लेकिन ये पूरे तबके पाकिस्तान, की नुमाइंदगी कर रहा है। जी, हाँ। ये पाकिस्तान का था। यानी आपने एक गार्ड की बात की, आपने एक बात की दुकानदार की, बड़े दुकानदार होटल की, वो वाले की एक बात पूरे की। बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट हाँ, कर रहा है, एक होटल तीसरा वाला एक है। रेडी वाला, बिल्कुल बैतुल मुकर्रम के सामने रेड़े लगे होते हैं। तो एक रेडी थी कपड़ों की, तैयार कपड़े। एक कुर्ता मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, लटका हुआ था ना, तो हल्का सा बादामी कलर, कढ़ाई वगैरह। तो मेरे जहन में ये था कि मेरे बड़े बेटे के लिए बड़ा अच्छा। तो मैंने उससे पूछा कितने का, तो उसने टेक देखा, 1600 टका। 1600 टका, हम तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब कितना हो गया टका? 2.5 से 4,000, 2.5 रुपये का टका हाँ। है। तो मैं कह रहा था ये तो 4,000 हो जाएगा, ये तो ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि यार ये, कहता आप कितने का चाहते हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये, 2,500 का मिलता है। तो उसने पाकिस्तान का, मैंने हाँ, वहाँ ले जाना है, मैं वहाँ से 1,600 से 800 रुपये, वाह। 50% आप ले जाएं। वहाँ आपने कोई ऐसी बात तो नहीं सुनी जैसे हम कहते थे 2 टके का आदमी की, आपने सुना 2 रुपए का आदमी हो गया?
नहीं, किसी ने पाकिस्तान से मुतल्लिक या करेंसी से मुतल्लिक, हमारे मुतल्लिक, सब ने बेहतरीन बात की। अगर यहाँ पे हमें गुंजाइश हो तो मैं बताऊं, जी। इंडियंस के खिलाफ बात की, ये मैं पूछना, अगला सवाल मेरा यही था। इंडियंस के खिलाफ बात की। मुझे बताया गया दोस्तों ने कि जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो मिनिस्ट्रीज, इदारे सारे रा के लोग चला रहे थे, हाँ, उनका तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन थी हर जगह। और रॉ का जो हेड था, हम्म, हसीना वाजिद का जो मुतलकीन थे, बेटा वगैरह आता था अमेरिका से, और रॉ के हेड के साथ बैठता था क्लब में जाके, और ये सारे मामला। लेकिन जब जैसे ही हुकूमत गई है तो हसीना वाजिद से भी पहले रा के लोग भागे हैं यहाँ से। हम्म। अब उस खिला को किसने पुर किया अल्लाह जानता है। जाहिर है, कोई ना कोई तो पुर कर रहा होगा। कोई ना कोई तो होगा। तो इस तरह वहाँ पे रा बहुत ज़्यादा थी, और इंडियंस हर जगह छाए हुए थे। इस वजह से लोकल जो बांग्लादेशी लोग हैं वो बड़े नाला थे उनसे, कि ये, मुझे तो इंटरव्यूज़ में मेरे पास मौजूद है, लोगों ने बताया है, बिहारी कम्युनिटी ने और दूसरों ने, कि जब बांग्लादेश बना है उस वक्त इंडियंस जो यहाँ रॉ वाले दूसरे थे, उन्होंने यहाँ से बड़ी बड़ी हेवी मशीनरी मुंतकिल की है। पेपर मिल्स सारी की सारी उखाड़ के ले गए हैं, और जो पेपर मिल्स पाकिस्तानियों की थी वो आज तक चलाई नहीं गई, उनकी मशीनरी जंग खा रही है। खुलना में मुझे मेरे ओबेट हेल्पर्स के इंचार्ज थे मोहम्मद हुमायूं कबीर साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने अपने घर में ठहराया, होटल में नहीं ठहरने दिया मुझे। तो 2 दिन थे हम वहाँ, तो उन्होंने मुझे पूरी अपनी गाड़ी में सैर कराई। कतार में पेपर मिल्स, एक एक गार्ड खड़ा हुआ है, बंद है, और मशीनरी जंग खा रही है। कहते ये पाकिस्तानियों की वो थी सारी, और ये नहीं चली गई, इसको ऐसे ही रखा गया, चलाया भी नहीं और मुंतकिल भी नहीं। यानी जिस तरह हम ये समझते हैं कि 1971 का जो इंडिया ने वार किया पाकिस्तान पे, पाकिस्तान दो लख्त हुआ, जी जी जी, जाहिर है कि उसमें इंडिया का मेजर रोल था, बाकी बिल्कुल। गलतियां तो जाहिर है वो कि तो थी बात वो की, सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़। तो वो जो बांग्लादेशी हैं वो भी ये समझते हैं कि इंडिया जी ने हाँ, ये हरकत जी हाँ, की, और वो बिल्कुल। जाहिर है कि एक पूरा उसके खिलाफ लावा पक रहा था, जो लावा बिल्कुल अब पकड़ा, जो फटा है किसी सूरत 100%, में। 100% ये सिलसिला था, लेकिन उनका बस नहीं चल रहा था। इंडिया इतना हावी हो चुका था अपनी रेशा दवानियों से कि वो लोग, उनका कोई बस नहीं था, वो खामोश थे बेचारे, अंदर ही अंदर कुड़ते थे। अच्छा, आपने क्या देखा कि सियासी अगर हम बात करें, एक तो जमात इस्लामी का जाहिर है कि एक बहुत बड़ा जी, रोल भी है, और फिर वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कुर्बानियाँ बहुत भी हैं, उभर के नुमायां तरीन। तो पॉलिटिकल यानी उनकी जो, अगर पार्टी पोजीशन की बात करें तो आगे इलेक्शन भी जाहिर है कि होंगे, जी। तो किस जमात की क्या पोजीशन है इस वक्त, अगर हम नंबर 1 2 3 सर, बात एक तो सियासी तौर पर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा सरगर्मी करें? नहीं की, ना पूछताछ की। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा एक अलग इशू था। तो इस तरह बाकी सुनी सुनाई बातें देखी, अखबारात में रोज़ पढ़ता था वहाँ पे, उसमें ये मैंने देखा है कि खालिदा ज़िया की जो पार्टी है वो पहले नंबर पर, मेरे एक तज्ज़िये के मुताबिक पहले नंबर पर आएगी। जमात इस्लामी आएगी तो दूसरे नंबर पर आ सकती है। अच्छा। बहुत अच्छी सीटें लेगी, बहुत ज़्यादा उसकी जो पजीराई है, लेकिन खालिदा ज़िया की पार्टी पहले नंबर पर आएगी, मेरा एक अंदाज़ा है एक सहाफ़ी का। मुमकिन है अल्लाह करे कि सिलसिले और बेहतर हों, जमात के लिए भी, दूसरों के लिए भी। जो और ये अलायंस में भी जा सकते हैं, जी जाहिर है कि जी, अलायंस में चले गए तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस वक्त भी आप देख लें कि पोजीशन जो है उसमें जमात को लोग बहुत चाहते हैं। अभी पिछले दिनों भी आपने एक और यूनिवर्सिटी का खबर आई कि वहाँ जी। भी जमात इस्लामी की यूनियन जीत गई है। तो काम तो ये मुसलसल कर रहे हैं और लोग इनको चाहते भी हैं, लेकिन जब सियासी पार्टी का आता है सिलसिला तो उसमें खालिदा ज़िया की बुनियादें काफ़ी मजबूत हैं।